सो हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे क्लास 7 के साइंस चैप्टर रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो ये एक्चुअली एनसीईआरटी की पीडीएफ है जो मैंने यहाँ अटैच कर रखी है और अब हम सॉल्यूशंस देखने जा रहे हैं। So the first question we'll see is, why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? यानी एक एथलीट है जो रेस को ख़त्म करने के बाद ये लोग जो है डीप और फास्ट ब्रीदिंग क्यों चालू कर देते हैं। वाई? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा कि रेस के दौरान जो एथलीट है, एथलीट की मसल्स हैं, उसको है ना इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और वो रिक्वायरमेंट एरोबिक रेस्पिरेशन से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए उस एथलीट की बॉडी की मसल्स एन एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं और एन एरोबिक रेस्पिरेशन के वजह से बच्चों उनके शरीर में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो टायर्ड फील करेगा, उसको मसल के क्रैम्प्स आएंगे और ये मसल के क्रैम्प्स, ये लैक्टिक एसिड खत्म हो जाते हैं जब वो फास्टर ब्रीथ करने लगता है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं आंसर के फॉर्म में। सो ड्यूरिंग अ रेस द मसल्स of athletes body need a lot of energy, है ना। मसल को ढेर सारी एनर्जी चाहिए, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है, लेकिन ये एनर्जी सफिशिएंट नहीं रहती है। सिंस द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, द muscles start to perform anaerobic respiration। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल करना चालू कर देती है और हम जानते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है ना। ड्यू टू विच, जिसके वजह से, ड्यू टू विच लैक्टिक एसिड स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है ना। तो ये कहानी रही पूरे रेस की दौरान की, है ना। आफ्टर द रेस, आफ्टर द रेस एंड्स, जब रेस खत्म होता है, द एथलीट फील्स टायर्ड, है ना। अच्छा, व्हेन ही ब्रीथ्स फास्टर एंड डीपर। अच्छा, हम जानते हैं कि जो एथलीट रेस के बाद टायर्ड फील करेगा वो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से हो रहा है। तो जब वो फास्टर और डीपर ब्रीथ करना चालू करेगा, द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, है ना, इंक्रीजेस। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से लैक्टिक एसिड फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और H2 में टूट जाता है ना। ड्यू टू विच द accumulated lactic acid is further broken down
बाई ऑक्सीजन इंटू CO2 एंड H2O, और उसके वजह से उस एथलीट को अच्छा फील होता है ना। तो ये पूरी कहानी इसलिए चली कि रेस के दौरान एथलीट की बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी, जिससे लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा, और उस लैक्टिक एसिड को खत्म करने के लिए वो जल्दी जल्दी और डीपर ब्रीथ कर रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि कुछ सिमिलैरिटीज बताइए और कुछ डिफरेंस बताइए एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। चलिए बच्चों देखते हैं। तो आई होप आप लोग ये पढ़े हो, है ना, कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सबसे पहले सिमिलैरिटीज देखेंगे हम लोग। सिमिलैरिटीज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिमिलैरिटीज बतानी है। तो चलिए काम करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन, अच्छा टेबल क्या बनाना है, चलिए इसको पॉइंट वाइज ही लिख लेते हैं हम लोग। टेबल डिफरेंस के टाइम पे बनाया जाएगा। तो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है कि इन दोनों रेस्पिरेशन में, है ना, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। इन बोथ रेस्पिरेशंस, इन दोनों रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इज ब्रोकन, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इन दोनों रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है। इन बोथ द रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज होगी बच्चों कि दोनों रेस्पिरेशन में जो है कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और दूसरी सिमिलैरिटी है कि दोनों रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, तीसरा है कि इन दोनों रेस्पिरेशन का एक प्रोडक्ट माफ कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना। इन बोथ द रेस्पिरेशंस, इन दोनों रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कॉमन प्रोडक्ट, ये कॉमन प्रोडक्ट होता है ना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं एरोबिक और एनारोबिक में, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए हम लोग बना लिया जाएगा टेबल। एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक साइड लिख दिया जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आई होप आप लोग पढ़े हैं इस चीज को। चलिए एक डंडी ला देते हैं यहाँ पे। चलो भाई और नीचे तक आ जाओगे। ओ कहाँ किसको ले जाने लगे, ठीक है। डंडी राम फिर से आ जाओ, ठीक है। हम लोग डिफरेंस देखने जा रहे हैं बच्चों। चलिए, तो सबसे पहला डिफरेंस हम तो ये कहेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन occurs in presence, अच्छा इसको प्रेजेंस बोलते हैं बच्चों, चलिए पूरा लिख देते हैं हम। occurs in presence of O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक respiration occurs in absence of O2, absence of O2, ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अगला पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी निकलती है, मोर एनर्जी इज यील्डेड, इसमें से ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन चूंकि, है ना, यहां कम एनर्जी मिलती है, लेस एनर्जी इज यील्डेड, यहां कम एनर्जी निकलती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इसका कारण है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन,
कंप्लीटली ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनारोबिक में ग्लूकोज को पार्शियली तोड़ा जाता है। तो ग्लूकोज इज पार्शियली ब्रोकन, यहाँ पार्शियली ग्लूकोज के कुछ हिस्से को ही तोड़ा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए कुछ और पॉइंट्स को ऐड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपनी इस डंडी को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं बच्चों। डंडी, अरे डंडी एक्सटेंड हो जा, अरे कहाँ गई, ओहो ठीक है ना, जितना एक्सटेंड नहीं है उतना बवाल करके चली गई। एक सेकंड बच्चों, आज तो मैं इसे एक्सटेंड करके रहूंगा। ठीक है, लो कहाँ गया ये। ठीक है, विल ट्राई अगेन। अब ट्राई नहीं करेंगे, बहुत हुआ। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उन्हें एरोब्स कहते हैं। दोज organisms which perform aerobic respiration are known as aerobes। इनको हम लोग एरोब्स कहते हैं। और यहां पे लिखेंगे those organisms which perform anaerobic respiration are known as anaerobes। उन्हें हम anaerobes कहते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है। हम तो एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा लिखवा सकते थे, लेकिन इतना काफी है। चलिए बच्चों, इसके बाद है तीसरा पॉइंट तीसरा क्वेश्चन कि व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लैडन एयर, है ना, धूल से भरा हुआ हवा जब हम लोग इनहेल करते हैं तो क्यों छींकते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा व्हेन वी इनहेल डस्ट लैडन एयर, यानी धूल से, कचड़े से भरा हवा जब हम लोग इनहेल करते हैं, द डस्ट पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन आवर नोज, ट्रैप्ड इन आवर नोज। अच्छा बच्चों, तो जब हम लोग डस्ट लैडन एयर यानी डस्ट से भरा हवा को इनहेल करते हैं, जब सांस लेते हैं और उस हवा में बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, तो हमारे नाक में बाल होते हैं, नोज के हेयर्स उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं, है ना, इन आवर नोज हेयर, बाई आवर नोज हेयर। तो डस्ट के पार्टिकल्स हमारे, है ना, नाक में जो वो होते हैं, नोज हेयर्स होते हैं, वो डस्ट के पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं। सो व्हेन वी इनहेल डस्ट लैडन एयर द डस्ट पार्टिकल गेट ट्रैप्ड, है ना, ओहो फिर से वहीं गलती, गेट ट्रैप्ड बाय आर नोज हेयर, बाय आर नोज हेयर। तो नाक में जो छोटे छोटे हेयर पार्टिकल्स होते हैं वो इन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं, है ना। समटाइम्स, कभी कभी, these डस्ट पार्टिकल्स, ये डस्ट पार्टिकल्स कभी कभी उस हेयर से हट के, जैसे सपोज कीजिए ये किसी का नाक है और ये अंदर ये नेजल कैविटी है ना, नाक की कैविटी है, यहाँ कई सारे हेयर्स होते हैं, है ना, और सपोज कीजिए ये डस्ट पार्टिकल है, तो ये डस्ट पार्टिकल जनरली इस नाक के हेयर्स में ट्रैप हो जाते हैं। कभी कभी जब ये डस्ट पार्टिकल्स इस नाक की लाइनिंग पे टच करते हैं तो हमारी नाक इरिटेट हो जाती है ना। समटाइम्स दिस डस्ट पार्टिकल टचेस द इनर लाइनिंग ऑफ नोज, इनर लाइनिंग ऑफ नोज, नोज के इनर लाइनिंग को वो टच कर देती है डस्ट पार्टिकल, ड्यू टू विच, जिसके वजह से, ड्यू टू विच, है ना, वी गेट इरिटेटेड, जिसकी वजह से
हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, है ना, एंड वी स्नीज, और हम लोग छींक देते हैं। ये एक्चुअली में क्यों हुआ? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स जाके नाक की इनर लाइनिंग को इरिटेट कर दी, ठीक है, इसलिए हम लोग छींकते हैं। तो ये कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, है ना, ए बी सी। ए में आप स्नेल डालिए, बी में आप वाटर डालिए, है ना, और सी में आप ये दोनों डालिए और बताइए कहाँ CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 टेस्ट ट्यूब लीजिए, है ना। एक मान लेते हैं हमारा टेस्ट ट्यूब ये है, दूसरा मान लेते हैं ये है, और तीसरा मान लेते हैं ये। ठीक है, नाम दे दीजिए, ए, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी। कह रहा है कि तीनों में कुछ कुछ पानी भर लीजिए। है ना, शायद ये दे रखा है कि पानी भरने को। अच्छा, पहले केस में ये कह रहा है कि इस टेस्ट ट्यूब में आप ना एक स्नेल डाल दो। ठीक है, अच्छा ये कलर काफी निकल के नहीं आ रहा है, लेट्स यूज समथिंग डिफरेंट, है ना। सो कह रहा है पहले वाले में ना आप स्नेल डाल दो, कह रहा है दूसरे वाले में ना आप एक वाटर प्लांट डाल दो, और कह रहा है तीसरे वाले में ना आप स्नेल भी डालो और प्लांट भी डालो, ये दोनों डाल दो। ठीक है, स्नेल प्लस प्लांट दोनों डाल दो, और बताओ इन तीनों टेस्ट ट्यूब में से किस टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगी। अब आप बताइए बच्चों, आई थिंक यहाँ पानी दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेट मी रीचेक। ठीक है, सबको पानी से भरना है, वेरी गुड, है ना। तो सबसे पहले हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिए, तीनों को पानी से भर लिए, तीनों का नाम ABC दे दिया। ए वाले टेस्ट ट्यूब में स्नेल रखा, बी वाले में प्लांट रखा, और मतलब पौधा डाल दिया इसमें मैंने, और तीसरे में एक स्नेल भी डाला और एक पौधा भी डाला। ठीक है, कह रहा है बताइए कि आपको बताना है कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा। चलिए टेस्ट ट्यूब 1 में देखते हैं। हम जानते हैं कि स्नेल जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने रेस्पायरेशन के लिए, चलिए स्नेल को हम लोग थोड़ा यहां अंदर लिखते हैं, है ना। ये स्नेल जो ऑर्गेनिज्म है ये इस पानी से ऑक्सीजन लेगा, ऑब्वियस है, और इस पानी में छोड़ेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, ये कोई बहता हुआ पानी तो है नहीं, ये पानी यहाँ पे सीमित है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि पानी अभी यहाँ ये है और बाद में दूसरा पानी इसके जगह पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पानी बहुत ही सीमित है। तो एक्चुअली में होगा क्या, हम अगर इस स्नेल की फोटो यहाँ बना दे, मान लेते हैं ये स्नेल है, तो ये स्नेल करेगा क्या, बाहर से ऑक्सीजन लेगा रेस्पिरेशन के लिए, बाहर से मतलब पानी से, और उस पानी में फिर क्या छोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऐसा समय आएगा कि उस पानी का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पानी सीमित है ना, वो पानी फ्लो नहीं कर रहा है, और वहां ऊपर से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा नहीं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन धीरे धीरे पानी में कम होने लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि स्नेल क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन। अच्छा इसको हम लोग यहाँ प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। चलिए एक हम यहाँ पे छोटी सी लाइन भी खींच लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड, व्हाइट लाइन से ही खींच लेते हैं। ओह खतरनाक लाइन हो गई बच्चों। ठीक है, इस केस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे ड्यू टू स्नेल्स रेस्पिरेशन, स्नेल के रेस्पिरेशन की वजह से उस पानी का ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो उसको उठा लेगा, और उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगा। सही बात है। चलिए दूसरे केस में देखते हैं। जब इस पानी में हमने एक प्लांट रखा है, तो जाहिर सी बात है भाई साहब ये प्लांट है, और हम जानते हैं कि प्लांट बहुत क्यूट होते हैं। क्यूट क्यों होते हैं? क्योंकि
ये जो प्लांट है, हम जानते हैं कि प्लांट है ना ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा बच्चों, प्लांट दो प्रोसेस करता है, ठीक है। प्लांट, स्नेल तो केवल रेस्पायरेशन कर रहा था, भाई साहब प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करेगा और प्लांट रेस्पायरेशन भी करेगा, ये दोनों काम करेगा। अच्छा, हम जानते हैं, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन बच्चों हम तो जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, CO2 इज टेकन, और फोटोसिंथेसिस के दौरान O2 इज रिलीज्ड, O2 निकलता है। तो ये प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करेगा तो उस पानी में के सारे CO2 को निकाल लेगा, यानी CO2 को ले लेगा, और इस पानी में से क्या डाल देगा अपनी तरफ से? तो ऑक्सीजन डाल देगा। हम जानते हैं, हम लोग सुनते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। देखो ये ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये प्लांट फोटोसिंथेसिस तो करेगा, साथ साथ रेस्पायरेशन भी करेगा, और हम जानते हैं रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन इज टेकन, रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। तो पानी के मद्देनजर देखें तो रेस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना। पानी में एक प्रोसेस से तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और एक प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना। यानी पानी में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। रेस्पायरेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान फिर से ले लिया जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मिला जुला के CO2 का लेवल ना कम रहेगा पानी में, ठीक है, मिला जुला के ये बात है। इस केस में, स्नेल वाले केस में CO2 का लेवल बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि स्नेल केवल रेस्पायरेशन कर रहा है, प्लांट फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और प्लांट रेस्पायरेशन भी कर रहा है। चलिए तीसरा केस देखते हैं, जब एक ही उसमें स्नेल भी रख दिए हैं और प्लांट भी रख दिए हैं। चलिए बच्चों, तो ये काफी इंटरेस्टिंग केस होने वाला है। तो सबसे पहले स्नेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं बच्चों। हम जानते हैं स्नेल रेस्पायरेशन करेगा केवल, ये कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो जानते हैं हम लोग रेस्पायरेशन के दौरान ये ऑक्सीजन को पानी में से लेगा और पानी में CO2 देगा, है ना, ये पानी की बात है। अच्छा, प्लांट क्या करेगा? हम जानते हैं प्लांट दोनों काम करता है, प्लांट रेस्पायरेशन भी करता है और प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो रेस्पायरेशन के दौरान प्लांट भी पानी से ऑक्सीजन लेगा और पानी को कार्बन डाइऑक्साइड देगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान उल्टा होगा, ये पानी से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और पानी को ऑक्सीजन देगा। अच्छा, अब ये देखिए हम यहाँ गोला करते हैं कि यहाँ 2 बार ऑक्सीजन दिया जा रहा है ना, 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड दिया जा रहा है ना, और 1 बार ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो नेट ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होगा, ठीक है। तो हम क्या देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जब केवल स्नेल था तब बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा था, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रिलीज हो रहा था, पानी में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड था जब केवल प्लांट था, और कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा सा लेवल आ गया जब स्नेल और प्लांट दोनों हो गए। तो अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ऑर्डर देखें कि कहाँ किस टेस्ट ट्यूब में सबसे ज़्यादा है, तो हम देख पा रहे थे स्नेल वाला जो टेस्ट ट्यूब A है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। उसके बाद जो C केस में जिस टेस्ट ट्यूब में स्नेल और प्लांट दोनों को रखे हैं उसमें होगा, और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड होगा B केस में, जहाँ केवल उस टेस्ट ट्यूब में प्लांट था। आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो टिक द करेक्ट आंसर आ गया है बच्चों, अब हमारे सारे क्वेश्चंस फटाफट बनेंगे। चलिए तो एक अच्छा कलर ले लेते हैं, ठीक है। इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। तो कॉकरोच में एयर कहाँ से एंटर करते हैं? तुम जानते हैं कॉकरोच में लंग्स नहीं होते हैं, कॉकरोच में गिल्स भी नहीं होती हैं, कॉकरोच कोई एक्वेटिक एनिमल थोड़े है भाई साहब। स्किन भी नहीं, मॉइस्ट स्किन से भी नहीं, स्पाइरेकल सही आंसर है। हैवी एक्सरसाइज के दौरान हमें क्रैम्प्स आते हैं पैरों में, ये किसके इकट्ठा होने की वजह से होता है? तो हम जानते हैं इसका उत्तर होगा लैक्टिक एसिड। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट क्या होता है? तो हम जानते हैं 15 से 18 होता है, ठीक है। एक्सहेलेशन के दौरान
रिब्स कहाँ मूव करती हैं? तो जानते हैं एक्सहेलेशन के दौरान हमें चेस्ट कैविटी को कम करना होता है, तो रिब्स इनवर्ड मूव करती हैं या फिर मूव डाउनवर्ड, है ना। अब थोड़ा मैच द फॉलोइंग करना है। हम जानते हैं बच्चों, ये जो ईस्ट है, ईस्ट अल्कोहल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि ईस्ट एक प्रोसेस करता है विच इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, और ईस्ट में जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही अल्कोहल बनती है। ठीक है। डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम चेस्ट कैविटी में नीचे की तरफ होता है ना, लंग्स के नीचे होता है, आपको याद होगा। स्किन से कहाँ होता है? तो अर्थवॉर्म में होता है रेस्पायरेशन। लीव्स कैसे करती हैं रेस्पायरेशन? तो स्टोमेटा के थ्रू करती हैं। फिश में क्या होता है? तो गिल्स होती हैं। और फ्रॉग में क्या होता है? तो लंग्स एंड स्किन होता है। हमारा ये ट्रैकिया खाली रह गया। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है बच्चों। मार्क टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। हेवी एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग रेट आदमी की स्लो हो जाती है। तो आप बताइए कि अगर आप हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई बहुत भारी भरकम काम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो उसमें आपकी ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाएगी? नहीं भाई, तो गलत बात है, ये तो फॉल्स है। इस समय पे तो हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पायरेशन ओनली एट नाइट। ये कहा जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस तो केवल डे में और रेस्पायरेशन केवल नाइट में। ये तो बात सरासर गलत है। रेस्पायरेशन से हमें एनर्जी मिलती है, और क्या प्लांट को एनर्जी केवल नाइट में चाहिए? नहीं भाई, रेस्पायरेशन डे और नाइट दोनों समय चलता है। हाँ, ये बात सही है कि फोटोसिंथेसिस केवल डे में चलता है। तो यहाँ ये बात गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रेस्पायरेशन केवल रात में होता है। गलत बात है, रेस्पायरेशन हमेशा होता है, दिन रात शाम सवेरे हमेशा होता है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट, फ्रॉग ब्रीद थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग। सही बात है कि फ्रॉग जब एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं तब वो स्किन से ब्रीथ करते हैं, और जब वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आते हैं तब वो लंग से ब्रीथ करते हैं, है ना। अगला, द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पायरेशन। तो फिशेज में लंग्स होती हैं रेस्पायरेशन के लिए, तो ये बात गलत है, फिशेज में तो गिल्स होती हैं। द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन, है ना। इनहेलेशन के समय पे चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है, सही बात है। अब चलिए कुछ खेलते हैं, जैसे सबसे पहला, है ना, मजा आएगा। द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के एयर ट्यूब को क्या कहते हैं? तो आई होप आपको उत्तर पता हो कि एयर ट्यूब को हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। ओहो, ये तो विजिबल ही नहीं है। ठीक है, सो इंसेक्ट के एयर ट्यूब को हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। अब बच्चों चलिए हमको खोजने में मदद कराइए, हे भगवान। ठीक है, मिल गया, देखिए ट्रेकिया। ठीक है, अच्छा चलिए अगला देखते हैं कि स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंड्स चेस्ट कैविटी। वो स्केलेटल स्ट्रक्चर जो चेस्ट कैविटी को सराउंड करता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है रिब्स। रिब सराउंड करती है हमारी चेस्ट कैविटी को। चलिए खोजते हैं कहाँ है। चलिए वाह, मिल गया, रिब्स। अगला देखते हैं, मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के नीचे एक मसल का एक फ्लोर होता है, दैट इज डायफ्राम, है ना। ओके ओके ओके, चलिए बच्चों, है ना, ये उल्टा जा रहा है, डायफ्राम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अगला देखते हैं, टाइनी पोर ऑन द सरफेस ऑफ लीफ एंड वी नो इट इज टॉकिंग अबाउट स्टोमेटा। चलिए स्टोमेटा खोजते हैं, है ना। सो ये उल्टा जा रहा है, दिस इज स्टोमेटा। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ओहो स्टोमेटा। ठीक है, ठीक है, स्टोमेटा। अगला देखते हैं, स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। ओपनिंग को कहते हैं स्पाइरेकल। ठीक है, चलिए थोड़ा ये हाइलाइटर का कलर बदल लेते हैं, है ना। चलिए पिंक ले लेते हैं। स्पाइरेकल सब हमें खोजने बच्चों, स्पाइरेकल्स।
ओके, तो ये रहा हमारा स्पाइरिकल्स। ठीक है, अगला है रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हम जानते हैं इट इज लंग्स। चलिए खोजते हैं, मिल गया लंग्स। अब अगला है द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, दिस इज कॉल्ड नेजल कैविटी, या फिर नेजल ओपनिंग, या फिर नोज कह दीजिए। कुछ भी खोज लेते हैं, चलिए नोज ही खोजते हैं। आई होप इसमें नोज ही मिले। ठीक है, अरे बाबा, ठीक है, नॉस्ट्रल्स। ठीक है, तो ये भी उत्तर सही है, नॉस्ट्रल कह सकते हैं, है ना। तो इसे हम लोग नॉस्ट्रल कहते हैं बच्चों। चलिए फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत शक्तियां हम लोग के पास यहाँ पे। तो अगला है एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए। अरे बाप रे, तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब। चलिए ईस्ट ले लेते हैं, ईस्ट खोजते हैं। चलिए, ओके, सो यहाँ छुपा हुआ है ईस्ट। चलिए अगला देखते हैं। अब प्रश्न आ गया बच्चों, नहीं नहीं, एक बचा है। एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल सिस्टम कहाँ होता है? तो उत्तर होगा कॉकरोच। और मोस्टली ट्रेकियल सिस्टम जो होता है ना बच्चों, हमारे इंसेक्ट्स में ही होता है। कॉकरोच एक इंसेक्ट। चलिए, ये बड़ा नाम है, आराम से मिल जाना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, आप इसको खोज लीजिएगा ना, काफी ये टाइम के लिए है। अब एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, कि द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज। तो ये जो माउंटेनियर्स होते हैं, वो जो पर्वतारोही होते हैं, जो कि पहाड़ पे चढ़ते हैं, है ना, तो ये अपने पिट्ठू पे ऑक्सीजन क्यों कैरी करते हैं? तो इसका उत्तर बताना है, क्या इसमें सबसे सही होगा। तो एक दे रहा है कि विद देम बिकॉज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देर इज नो एयर, कि जब आप लोग अर्थ सरफेस से 5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहां एयर नहीं होगा। अच्छा, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट ऑफ अवेलेबल टू द ग्राउंड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ग्राउंड पे जो जितना हवा अवेलेबल है उतना हवा ऊपर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये कुछ हद तक सही है। तीसरा कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ एयर हायर होता है द प्रेशर। तो इसका ज्यादा सही उत्तर है ना, ये होगा कि ग्राउंड पे जितना हवा अवेलेबल है, वो हवा की अवेलेबिलिटी कम होती जाती है जैसे जैसे हम लोग का एल्टीट्यूड यानी हाइट बढ़ते जाता है। आई होप ये सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आए हो। घर में बैठिएगा और खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। इसमें हमारा कॉकरोच छूटे रह गया, इसको है ना आप लोग खोज लीजिएगा अपने से। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें।